हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने माइटोसिस के सभी फेजेस के बारे में बात कर ली थी। कैरियोकाइनेसिस फिनिश कर लिया था, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें 4 फेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आज हम बात करने जा रहे हैं साइटोकाइनेसिस की, क्योंकि हमने देखा था कि टीलोफेज के एंड पर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और ये 2 न्यूक्लियस इज नॉट एन आइडियल कंडीशन। हर सेल में एक न्यूक्लियस होना चाहिए। So there is a need of division of cytoplasm and that is cytokinesis. Cytokinesis M phase का एंड होता है और अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया तो एक ही सेल में बहुत न्यूक्लियस होने लगते हैं, बार बार डिवीजन के कारण, बार बार कैरियोकाइनेसिस के कारण, और फिर उस कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं, जिसके लिए हम 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सिनसाइटियम या सिनोसिटिक कंडीशन। नाउ प्लांट्स और एनिमल्स में ये अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो टीलोफेज से पहले ही तैयार कर ली जाती है। यहां देखिए, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इट मार्क्स द एंड ऑफ एम फेज। इट्स फेलियर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जिसको हम 2 वर्ड से डिनोट करते हैं, सिनोसिटिक एंड सिनसाइटियम। एंड द मोस्ट important example which is given in your NCERT is liquid endosperm of coconut। ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स में अलग अलग तरीके से होता है। अगर इसको एनिमल सेल में होना है तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का बनना जरूरी है, और अगर इसे प्लांट सेल में होना है तो इसे फ्रैग्मोप्लास्ट बनना जरूरी है, और ये काम टीलोफेज से पहले हो जाएगा। यानी आप देख रहे हो सेल कितना प्रिपेयर्ड रहता है पहले से ही। अगर उसे पता है कि टीलोफेज के बाद उसे सेल डिविजन करना ही है तो टीलोफेज से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग या फ्रैग्मोप्लास्ट बना के रखेगा फॉर द साइटोकाइनेसिस। अब हम देखते हैं कैसे ये एनिमल और प्लांट सेल में अलग अलग टाइप से होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइटोकाइनेसिस पहले इन एनिमल सेल एंड देन इन प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में क्या होता है, देयर इज नो सेल वॉल ना, तो सेल मेम्ब्रेन सिंपली अंदर की तरफ फोल्ड होती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है, और उसी इन्वेजिनेशन को फरो फॉर्मेशन कहते हैं। और वो फरो फॉर्मेशन कैसे होगा, अंदर की तरफ कंट्रैक्शन से, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग किससे बनेगी, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट, जो मैंने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है, इसलिए वो सेल फरो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब यहाँ देखिए, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, जो बात आपको ध्यान रखनी है, दैट इट इज सेंट्रीपिटल, मीन्स टुवर्ड्स सेंटर, एंड इट इज बाय सेल फरो फॉर्मेशन। क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो रही है। ये देखिए, ये पैरेंट सेल है, इसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं। क्या हुआ, दोनों के बीच की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, और इसी इनफोल्डिंग को हमने क्या कहा, सेल फरो, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये सेल फरो अंदर की तरफ मूव करेगी, इट ग्रेजुअली डीपेंस, अंदर की तरफ जा रही है। सो सेल फरो फॉर्मेशन हुआ, इट डीपेंस सेंट्रीफ्यूगली यानी टुवर्ड्स सेंटर, फाइनली फ्यूजेस, एक दूसरे से आपस में फ्यूज करेगी, एंड इट डिवाइड द पैरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। पैरेंट सेल के में एक फरो बना, डीप हुआ, फ्यूज किया, और पैरेंट सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। तो ये देखिए, अब हम प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल में सेल फरो फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उनके पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर है, रिजिड लेयर है, जो कि इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब वो अंदर की तरफ नहीं खींची जा सकती। तो अगर आपने सेल फरो फॉर्मेशन से डिवाइड कर भी दिया तो भी फिर वो एक ही सेल वॉल के अंदर रह जाएगा, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसलिए यहाँ काम मिडल से शुरू होकर पेरिफेरी की तरफ जाता है, दैट इज व्हाई इट इज सेंट्रीफ्यूगल। और ये जिसकी मदद से होता है वो गोल्जी वेसिकल का एक टुकड़ा होता है, जो कि पेक्टिन से भरा हुआ होता है, इसे फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में फ्रैग्मोप्लास्ट आएगा और साइड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे सेल प्लेट। सेल प्लेट धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ रही है, सेंट्रीफ्यूगल पेरिफेरी की तरफ, और जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉल से फ्यूज करेगी तो ये मिडिल लामेला की तरह बिहेव करेगी। आप जानते हैं, मिडिल लामेला पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, और मिडिल लामेला हमेशा 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने पैरेंट सेल को 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ देखिए,
साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स, इट इज सेंट्रीफ्यूगल बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये दो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, इन दोनों वर्ड्स का ध्यान रखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है। प्लांट्स हैव एन एक्स्ट्रा रिजिड लेयर दैट इज सेल वॉल, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, नहीं यहाँ भी सेल फर फॉर्मेशन के थ्रू काम हो जाता। तो फ्रैग्मोप्लास्ट क्या है, सबसे पहले फ्रैग्मोप्लास्ट आएगा। क्या है ये? इट इज अ वेसिकल फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स व्हिच इज रिच इन पेक्टिन। इट एक्सटेंड्स टू फॉर्म सेल प्लेट and it fuses with already existing cell wall and it behaves as middle lamella and thus divides the parent cell into two daughter cell. डायग्राम्स को देख लीजिए, मैंने एक इलस्ट्रेशन देने की कोशिश की है। दिस इज द एक्स्ट्रा लेयर, सेल वॉल है ये, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं। अब आप देख रहे हैं दिस इज द पैरेंट सेल। जब उसे साइटोकाइनेसिस करनी होगी तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में फ्रैग्मोप्लास्ट आएगा। क्या है फ्रैग्मोप्लास्ट? यहाँ लिखा है मैंने। अब ये फ्रैग्मोप्लास्ट बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगली एक्सटेंड होगा, ये देखिए, और क्या बन रहा है? सेल प्लेट। और जैसे ही सेल प्लेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल वॉल से फ्यूज करेगी, इट विल बिहेव एज मिडल लैमेला एंड दस डिवाइड द पैरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। तो इस तरीके से प्लांट में और एनिमल में साइटोकाइनेसिस अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था कि माइटोसिस क्यों होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ द माइटोसिस। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो माइटोसिस को बढ़ावा देते हैं, उनको कहते हैं माइटोजेन। कुछ उसे रोक देते हैं, जिन्हें कहते हैं माइटोटिक पॉइजन्स। और कैसे हम करेंगे इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स। तो चलिए ये सारी चीजें भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, जो मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि माइटोसिस के होने की वजह क्या है। एक सिंगल सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनना, ग्रो करना। अगर कहीं चोट लग जाए तो उसे रिपेयर करना, हील करना। अगर कोई बॉडी पार्ट लॉस हो जाए तो उसे रीजनरेट करना। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बराबर करना, मैंने बताया था N/C हमेशा 1 होना चाहिए। और अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें गैमीट बनाना। अदरवाइज गैमीट फॉर्मेशन में माइटोसिस नहीं, मियोसिस इन्वॉल्व होता है। बट अगर हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो माइटोसिस से भी गैमीट बन सकता है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइटोसिस की। तो पहले सिग्निफिकेंस देखिए, सिग्निफिकेंस मतलब क्यों होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सो इट इज ग्रोथ, रिपेयर, हीलिंग, रीजनरेशन एक्सेट्रा, रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ माइटोसिस की। यहाँ मैंने वर्ड यूज किया है प्री, यू एंड ए, एंड दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। प्री मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस, उसमें स्पिंडल फाइबर्स इंट्रान्यूक्लियर होते थे। इंट्रान्यूक्लियर मतलब विद इन न्यूक्लियस, ऐसा हमें फंजाई में मिलता है और इसके लिए हम टर्म कैरियोकोरिसिस भी यूज करते हैं। एडवांस में क्या होगा, आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा हम नॉर्मली अभी मैंने आपको पढ़ाया ही था, साइटोप्लाज्म में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। और ए माइटोसिस का मतलब होता है विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये आपको प्रोकैरियोट्स में, जैसे बाइनरी फिजन, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेल डिविजन, बिना स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के बने। तो यहाँ पे देखिए, प्रीमाइटोसिस इज प्रिमिटिव टाइप, इट इन्वॉल्व्स इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। और इंट्रान्यूक्लियर का क्या मतलब होता है, इंट्रान्यूक्लियर का मतलब होता है विद इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप है इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। यू माइटोसिस इज एडवांस टाइप, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, इसी से आप कंपेयर करके बता सकते हो, आउटसाइड न्यूक्लियस। एंड ए माइटोसिस इज डायरेक्ट सेल डिवीजन दैट इज विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। इसको रीमैक ने डिस्कवर किया था और ये हमको मिलता है एग्जाम्पल बैक्टीरियाज में। ये तो मोस्ट कॉमन टाइप है यूट माइटोसिस, ये मैंने आपको बता दिया, फंजाई में मिलता है और ये कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया में। अब आ जाते हैं, दो टर्म और यूज होते हैं, माइटोजेन एंड माइटोटिक पॉइजन्स। जैसे आपने वर्ड सुना होगा कार्सिनोजेन, जो भी मटेरियल कैंसर को इंड्यूस कर सकता है उसे कार्सिनोजेन कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंस माइटोसिस को इंड्यूस कर सकता है, सेल डिवीजन इंक्रीज कर सकता है, उसे माइटोजेन कहते हैं। और बिल्कुल ठीक उसी का उल्टा, अगर कोई सब्सटेंस माइटोसिस को इनहिबिट कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, तो उसे माइटोटिक इनहिबिटर या माइटोटिक पॉइजन कहा जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं माइटोजेन की। Substances which induce mitosis, for example, auxin, cytokinin, gibberellic acid, ये तीनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं और प्लांट में इनका काम होता है सेल डिवीजन को इंड्यूस कर देना। एंड इंसुलिन, ये ऑब्वियसली एनिमल्स में होता है।
आपने कभी सुना होगा, आप यू कैन रिलेट इट, कि अगर कोई पर्सन डायबिटिक हो जाता है तो उसमें उसकी जो चोट होती है वो जल्दी हील नहीं होती, उसका बहुत छोटी सी चोट, उसमें बहुत टाइम लगता है उसको हील होने में। क्यों? उसकी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन कम हो जाता है, तो इसीलिए सेल डिवीजन की एबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब इंसुलिन क्या करता है, सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। माइटोटिक पॉइजन, सब्सटेंसेज विच इनहिबिट माइटोसिस एट एनी स्टेज, बहुत सारी स्टेजेस हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, किसी भी स्टेज में। वैसे तो बहुत सारे माइटोटिक पॉइजन होते हैं, पर मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो नीट में पूछा जा चुका है, तो इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसका आप ध्यान रखिएगा। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन स्पेलिंग, एक मिनट इसको हम सही करते हैं, इट इज कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो है वो एक केमिकल है जो कॉल्शिकम से ऑब्टेन की जाती है, ये एक प्लांट होता है, सो इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, इसको प्लांट से निकाला जाता है। ये मेटाफेज को प्रॉब्लम में करता है, मेटाफेज से जो एनाफेज जाने का प्रोसेस होता है इसमें दिक्कत कर देता है, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, और इसको हम आर्टिफिशियली इस्तेमाल करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनी सेल। तो ये प्लॉइडी इंक्रीज करने के लिए बहुत यूज किया जाता है। ये एप्लीकेशन पार्ट है इसका, ये इसका फंक्शनल पार्ट है, और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो ये तीनों पॉइंट को आप खासकर ध्यान देंगे कि ये माइटोटिक पॉइजन बहुत कॉमनली यूज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, एजाइड, साइनाइड, राइबोन्यूक्लियेज, मस्टर्ड गैस, ये सब भी माइटोटिक पॉइजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस, टाइप्स, माइटोजेंस एंड माइटोटिक पॉइजन्स। Let's talk about the types of cell division and how come we are going to solve the mitotic numericals. तो ये देखिए टाइप ऑफ सेल डिविजन। तो अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स, दो टाइप का सेल डिविजन हो सकता है। अगर सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व हैं तो उसे सेंट्रिक कहेंगे, और सेंट्रियोल्स की वजह से एस्टर्स बनते हैं। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स, तो वो एस्टर्स की वजह से उसको एम्फीएस्ट्रल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि दो ऑपोजिट पोल्स पर एस्टर बनते हैं, और जहां सेंट्रियोल नहीं होंगे वहां ये एस्टर्स भी नहीं बनेंगे, तो उसे एसेंट्रिक या एनास्ट्रल कहा जाएगा। और अगर आपको लास्ट चैप्टर का लेक्चर याद हो तो हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में ये सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, तो सेंट्रियोल नहीं है तो एस्टर भी नहीं है, तो डिवीजन एसेंट्रिक एनास्ट्रल हो गया। सेंट्रियोल्स हैं और एस्टर्स बन रहे हैं तो वो सेंट्रिक एम्फीएस्ट्रल हो गया, जो कि एनिमल्स में होता है, जो हमने पढ़ा है। देखिए एसेंट्रिक एंड सेंट्रिक दो टाइप के डिवीजन है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व्ड, नो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, टू एस्टर्स आर फॉर्म्ड एट ऑपोजिट पोल्स, therefore known as anastral cell division, therefore known as amphiastral cell division. It is found in higher plants, it is found in animal cells. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे माइटोसिस के न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला यूज्ड इन माइटोसिस, सबसे पहला, नंबर ऑफ डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस x नंबर ऑफ सेल्स इज x minus 1 and total number of cells produced during n number of mitotic generations is 2 to the power n. अब पहले तो हमें समझना है कि माइटोटिक डिवीजन और माइटोटिक जनरेशन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग ध्यान से कि मान लीजिए ये पेरेंट सेल है, ठीक है, दिस इज पेरेंट सेल, ये है 2n2c हमारा पेरेंट सेल, और ये पेरेंट सेल जब डिवीजन करता है, तो जब एक सेल डिवीजन में एंटर करता है तो ये माइटोसिस के बाद दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिवीजन भी एक है, मैं इसको नंबर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये डिवीजन है, और जनरेशन को मैं रोमन नंबर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो दिस इज जनरेशन नंबर 1। तो 1 जनरेशन में एक डिवीजन हुआ है क्योंकि हमने एक सेल से स्टार्टिंग की है, तो डिवीजन का नंबर भी 1 और जनरेशन का नंबर भी 1। अब मान लो कि ये जो डॉटर सेल है ये फर्दर डिवाइड करें तो क्या होगी, दोनों एक साथ डिवाइड करेंगी ना, तो जनरेशन नंबर क्या होगी 2, लेकिन डिवीजन दोनों का अलग अलग काउंट होगा। दिस इज डिवीजन नंबर 2, 1 के बाद ये 3, या आप इसको 2 इसको 3 मान लीजिए। तो इससे 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे और इससे भी 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब अगर ये डिवाइड करती है आगे तो सब एक साथ डिवाइड करेंगी, तो जनरेशन नंबर होगी 3, लेकिन सबके डिविजन अलग अलग काउंट होंगे। दिस इज 4, 5, 6 एंड 7। इससे 2 सेल्स बन जाएंगी, इससे भी 2 सेल्स बन जाएंगी, इससे भी 2 सेल्स बन जाएंगी, और इससे भी 2 सेल्स बन जाएंगी।
अब आप देखिए कि 8 सेल्स को बनाने के लिए डिवीजन कितने लगे हैं, 7, 4 को बनाने के लिए 3, 2 को बनाने के लिए 1, क्योंकि हम 1 से तो स्टार्ट करते ही हैं, तो इट विल बी टोटल -1, टोटल नंबर ऑफ सेल्स -1, जितने सेल्स आपको बनाने हैं उतने -1 डिवीजन लगेगा। लेकिन जनरेशन 1, 2 एंड 3 जनरेशन ही लगी। ये कैसे निकालेंगे, जितने सेल्स आपको दिए हैं उसको आप 2 से डिवाइड करते रहिए जब तक 1 ना आ जाए। या हम उल्टे से देखें कि अगर आपको 3 जनरेशन दी है तो 2 to the power 3, दिस इज n इज द नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशंस। तो 2 to the power 3 क्या होता है, 8। तो यहाँ देखिए हमें 8 सेल्स मिल जा रहे हैं। तो मैं दोनों आपको करके दिखाती हूँ। दीज आर द फॉर्मूलाज यूज्ड इन माइटोसिस। अब चलिए देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ माइटोसिस। सो लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कितने माइटोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 28 सेल्स। अब ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिलेगा, पहले आपको क्वेश्चन में कंफर्म करना है कि आपसे डिवीजन पूछ रहा है या जनरेशन पूछ रहा है। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, माइटोटिक डिविजन्स पूछ रहा है। हमने इस डिवीजन वर्ड पे ध्यान दिया। टोटल सेल्स हमें कितने दिए हैं, 28, और हम फॉर्मूला अब याद करेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है x - 1, वेयर x इज द नंबर ऑफ टोटल सेल्स। तो सीधे हम पुट करेंगे फॉर्मूले पे 28 - 1, यानी कितने डिविजन्स रिक्वायर्ड होंगे, 27। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, मैंने माइटोटिक जनरेशन वर्ड का यूज किया है और 32 सेल्स पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस 32 को तब तक 2 से डिवाइड करेंगे जब तक फाइनली 1 ना आ जाए। तो हमने इसको 2 से डिवाइड करना शुरू किया। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये इस तरीके से ये आ गया, यानी ये हो गया 2 to the power n फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पे कितनी पावर आ रही है, 2 to the power 5। तो आपसे ये n पूछ रहा है, जनरेशन पूछ रहा है, तो n कितनी हो गई, 5। तो ये आपका आंसर हो गया कि 5 जनरेशन में ये 32 सेल्स बना देगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे मैंने वहां 3 लिखा है, इसको 4 मान लेते हैं, कि कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड in 4 mitotic generations। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूले पे रखेंगे। माइटोटिक जनरेशन वर्ड का इस्तेमाल किया है, फॉर्मूला होगा 2 to the power n, वहां पे n का नंबर है 4, तो ये हो गया 2 to the power 4, यानी 2 into 2 into 2 into 2, तो 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो यहाँ हो गए 16 सेल्स बनेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक तरह का क्वेश्चन ये भी देते हैं, जरा इसको ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा इफ अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इन 1 मिनट, यानी उसकी सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना हो गया, 1 मिनट, और उसको एक वेसल को भरने में 15 मिनट्स लगते हैं। तो पहले तो हम एक वेसल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस वेसल को, ये हो गया इस वेसल की हाफ क्वांटिटी, और ये हो गई इसकी 1/4 क्वांटिटी। तो ये कह रहे हैं कि ये सेल है बैक्टीरियल सेल, ये 1 मिनट में डिवाइड करता है और इसको 1/4 भरने में, वेसल को 1/4 भरने में इसको 15 मिनट लग जाते हैं। तो कितना टाइम लगेगा इसको पूरा भरने में। ये क्वेश्चन बहुत गलत करते हो आप लोग। जरा ध्यान दो कि अगर ये एक बैक्टीरियल सेल है तो ये 1 मिनट के अंदर कितना हो जा रहा है, 2। ठीक है, तो अगर ये वेसल को 1/4 भर रहा है 15 मिनट में, ठीक, तो ठीक 1 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हुआ ना, 2 हो गया, तो अब इसका डबल हो जाएगा यानी हाफ। यानी ये सारे के सारे एक साथ डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो ये सारे के सारे डबल हो जाएंगे। तो ठीक 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के अंदर ही ये क्या हो जाएगा, पूरा हाफ भर जाएगा। यानी 15 में 1 ऐड हुआ तो ये 16th मिनट में हो गया। ठीक, और फिर ठीक 1 मिनट के बाद इसका डबल हो जाएगा, तो यानी फुल हो जाएगा। तो ठीक 1 मिनट के बाद ये सारे के सारे पूरा हाफ डिवाइड करेगा और ये वेसल को पूरा भर देगा। तो पूरा वेसल भरने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ, आंसर विल बी 17 मिनट्स। बात सबको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम माइटोसिस के क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक और तरीके का क्वेश्चन आता है डीएनए के कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर पे। तो पहले मैं आपको उसका एक चार्ट समझाऊंगी और फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस माइटोसिस पे आते हैं। लेट्स सी द चार्ट अकॉर्डिंग टू माइटोसिस।
तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर एक चार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, कैसे हम नंबर और डीएनए कंटेंट के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ पेरेंट सेल से। पहली बात, अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन हो, जब तक क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा है तब तक आप पेरेंट सेल को डिप्लॉयड ही मानोगे। अगर उन्होंने लिख दिया है कि हैप्लॉइड सेल लिया है, हमने ट्रिप्लॉइड लिया है, हमने पेंटाप्लॉइड लिया है, वो बात अलग है। अगर नहीं लिखा है तो आपका पेरेंट सेल डिप्लॉयड ही होगा, बिकॉज मैक्सिमम सेल्स आर डिप्लॉयड। ठीक है, तो हम पेरेंट सेल को ले लेते हैं। पेरेंट सेल हमने कैसा लिया? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब 2n 2c। अब आप जानते हैं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये पहले मैं बता चुकी हूं आपको, एंड c इज इक्वल टू कंटेंट ऑफ डीएनए इन पिकोग्राम्स। ठीक, तो ये हमारा सेल है, सेल को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको मालूम है कि जब सेल डिवीजन में एंटर करता है तो सबसे पहले तैयारी करता है, फिर डिवाइड करता है। 2 फेजेस होते हैं। इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, G1S G2। एम फेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। एंड कैरियोकाइनेसिस के ये 4 फेजेस है। ये रिप्रेजेंटेशन है माइटोसिस का। अब आप बताइए कि N और C के रिस्पेक्ट में क्या G1 फेज में कोई अंतर होता है? क्या G1 फेज में क्रोमोसोम के नंबर या उनके कंटेंट पर कोई असर पड़ता है? नो। तो फिर यहाँ पर डीएनए, यहाँ पे सेल कैसा रह जाएगा? इट विल बी 2n 2c, जैसा पेरेंट सेल बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि यस चेंजेस होंगे पर नंबर और कंटेंट के हिसाब से नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एस फेज की। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का कंटेंट डबल होता है पर नंबर पर असर नहीं पड़ता। तो हमने नंबर को एज इट इज लिख लिया, दैट इज 2n, और 2c का डबल हो गया, दैट इज 4c। ठीक, G2 फेज में एज इट इज कैरी ऑन हो जाएगा 2n 4c। इसी सेल को हम लेकर चले गए M फेज में 2n 4c। सेम इन द मेटाफेज 2n 4c, कोई अंतर नहीं आ रहा है ना नंबर में ना कंटेंट में, दैट इज 2n एंड 4c। एनाफेज में होती है स्प्लिटिंग, और जैसे ही क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं, उनकी क्रोमैटिड्स अलग होती हैं, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। तो अभी तक कंटेंट ही डबल हुआ था, अब नंबर भी डबल हो गया, ये हो गया 4n 4c। और आप देख रहे हैं ना पेरेंट सेल ने ये क्यों करना है? क्योंकि अब आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2n 2n इधर भेज दो, 2c 2c इधर भेज दो, और उसको वही करना था, अपने जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो अब ये क्या करेगा? डिवीजन करेगा। तो पहले न्यूक्लियस में, तो ये इसने क्या किया? 2n 2c को एक न्यूक्लियस में भेजा, 2n 2c को एक न्यूक्लियस में भेजा। लेकिन अभी ये सब एक ही सेल के अंदर है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको करना पड़ेगा डिवीजन साइटोप्लाज्म का। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो हमें यहाँ पे 2 सेल मिल जाएंगे, 2n 2c, और ये भी 2n 2c। तो ये है डॉटर सेल्स। अब आप जरा पेरेंट सेल को डॉटर सेल के साथ कंपेयर करिए। किस मामले में? क्रोमोसोम नंबर के मामले में। तो क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्टली इक्वल है नंबर ऑफ क्रोमोसोम in parents and progenies are same, therefore equational division ठीक। तो इस तरीके से ये चार्ट फॉलो होता है। अब इस चार्ट पे क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लो क्वेश्चन आ गया कि एक पेरेंट सेल है जिसके पास 10 क्रोमोसोम है और 10 पिकोग्राम डीएनए है। तो आपको क्या दिया है? 2n दिया है, 2c दिया है। अब आपसे पूछ लिया बताइए उसके G2 फेज में क्या होगा, तो आपको 2n 2c दिया है, आप 2n 4c निकाल के बता दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं आपको, ताकि आप इससे यहाँ से रिलेट कर सके। क्वेश्चन है, इफ पेरेंट सेल contains 20 chromosomes and 20 picogram DNA। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नंबर सेम हो, क्योंकि कंटेंट तो भाई कोई क्रोमोसोम मोटा है तो उसमें थोड़ा कंटेंट ज्यादा हो गया, तो ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है। तो इफ पेरेंट सेल कंटेन 20 chromosome and 20 picogram DNA, then determine number of chromosome
डीएनए कंटेंट इन पहला G2 फेज में बताओ और दूसरा एनाफेज में बताओ। मान लो ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या है। तो हमें क्या गिवन है, पेरेंट सेल। मैंने क्या बताया, पेरेंट सेल को हमेशा क्या लोगे, 2n2c। तो यहाँ मैं सोल्यूशन करके दिखा रही हूँ आपको। इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या दिया है हमको गिवन क्या है, गिवन है हमको 2n इज इक्वल टू 20 एंड 2c इज इक्वल टू 20 पिकोग्राम। पूछा क्या है हमसे पूछा है पहला G2 फेज। अब जरा G2 फेज पर ध्यान दो। G2 फेज में क्या कंडीशन हो जाती है, 2n4c। तो हमें इससे पूछ लिया है 2n4c। 2n तो पता ही है 20, और 2c अगर 20 है तो 4c क्या हो गया, 40 पिकोग्राम। आंसर आ गया। सिमिलरली दूसरा हमसे क्या पूछा है, एनाफेज। तो एनाफेज में देखिए क्या होता है, 4n4c। तो हमसे 4n4c पूछा है। तो अगर 2n20 है तो 4c क्या हो गया, 40। 4n क्या हो गया, 40, और 2c अगर 20 है तो 4c क्या हो गया, 40 पिकोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने G2 फेज भी निकाल लिया और एना फेज भी निकाल लिया, और ये हमारे आंसर्स हो गए। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट पर क्वेश्चन करते हैं। अब मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करिए और मुझे आंसर्स बताइए इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो लेट्स सी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। तो चलिए कुछ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज डिफेक्टिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर। तो मैंने आपको समझाया था एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी होती है जो सेंट्रोमियर को डिग्रेड करके और क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है। अगर ये डिफेक्टिव हो गई तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये सेग्रीगेट नहीं होगा। ऑप्शंस को देखिए, क्रोमोसोम्स विल नॉट कंडेंस, कोई मतलब ही नहीं है। क्रोमोसोम्स विल बी फ्रैगमेंटेड, नो। क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, दिस इज द आंसर। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में हम देख लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्स विल अकर। रिकॉम्बिनेशन तो माइटोसिस में होता ही नहीं है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल क्लोन डॉटर सेल्स बनती हैं। और ये क्वेश्चन आप देखिए नीट 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट। अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स खराब हो गया तो मेटाफेज से एनाफेज में जो ट्रिगर होता है वो नहीं होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करेगा, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं करेगी। 2016 का क्वेश्चन देखिए, स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच होते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन और भी आ चुका है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजन कर दिए हैं। काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है मैं पता है काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होती है। टीलोमियर, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। काइनेटोसोम, ये देखो कई बार बच्चे इसको झटके में काइनेटोकोर ही पढ़ लेते हैं। तो पहली बात तो काइनेटोसोम होता क्या है, काइनेटोसोम इज अनदर नेम ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का ही दूसरा नाम काइनेटोसोम होता है, बट काइनेटोसोम ऑफ क्रोमोसोम कुछ नहीं होता। इट इज टोटली रॉन्ग ऑप्शन। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, सॉरी दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन ये बिल्कुल ही गलत हो गया। अब आते हैं इन दोनों पे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी ने ठीक से आंसर्स ऑप्शंस पढ़े तो इन दोनों में होता है कि मैम सेंट्रोमियर पे ही तो काइनेटोकोर होता है, तो हम सेंट्रोमियर बोले या काइनेटोकोर बोले सेम चीज है। ठीक है, इन लेमैन्स लैंग्वेज इट इज ओके, पर अब अगर दोनों ऑप्शन दिए हों तो हम ज्यादा प्रेफरेंस इसको देंगे काइनेटोकोर को। ये ध्यान रखना, आपके पीएमटी के क्वेश्चंस में, नीट के क्वेश्चंस में मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट एंड यू हैव टू चूज फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो सिंस यहाँ पर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है तो हम फिर इसको निग्लेक्ट कर देंगे। मान लो ये ऑप्शन में होता ही नहीं, ये वाला ऑप्शन में ना होता तो फिर ये भी आंसर सही हो जाता, बट इस केस में काइनेटोकोर दिया है तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो काइनेटोकोर इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होती हैं और सेग्रीगेशन में हेल्प करती हैं। ठीक, देखिए वैसा भी क्वेश्चन 2011 या पीएमटी में पूछा गया था कि मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय देयर काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर, सैटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अगेन ये चार ऑप्शन दे दिए और फिर दोनों दिए हुए हैं, काइनेटोकोर भी और सेंट्रोमियर भी। लेकिन क्योंकि चारों ऑप्शन में ये सब हैं, तो चारों ऑप्शन में क्योंकि काइनेटोकोर मेंशन्ड है तो फिर अगेन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटोकोर। और मैं सीधे आपको ये क्वेश्चन दिखाना चाह रही हूँ। पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, AIPMT 2005 का क्वेश्चन है, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, नो। क्रॉसिंग ओवर, नो। साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज, बिल्कुल नहीं।
मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल, ये आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो आंसर सेंट्रोमियर हो रहा है, फिर यहाँ और यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे और एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज कार्नेटोकोर। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि अगर 4 ऑप्शन में कार्नेटोकोर मेंशन्ड है तो वही आंसर होगा, और अगर वो नहीं है तो फिर सेंट्रोमियर भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एट, तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे कहेंगे मेटाफेज में तो नहीं होता, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, अर्ली मेटाफेज एंड लेट मेटाफेज। तो सॉरी, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अब बच्चे कहते हैं कि मैम जब प्रोफेज खत्म होने वाला होता है तभी तो वो डिसअपियर करते हैं, तो आंसर लेट प्रोफेज होना चाहिए। बट बेटा आपको क्वेश्चन के हर एक वर्ड पर ध्यान देना है। इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? बिगिन। तो यानी शुरुआत कब होती है? तो शुरुआत हमेशा अर्ली प्रोफेज पे होती है। जब लेट प्रोफेज हो जाता है, जब वो मेटाफेज में ट्रांजिट करने लगता है, ट्रांजिशन करने लगता है, तब तो ये पूरी तरह से डिसअपियर हो चुके होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। इसने पूछा है बिगिन कहाँ पे होगा। अगर ये वर्ड बिगिन नहीं होता तो आपका आंसर लेट प्रोफेज हो जाता, लेकिन क्योंकि इसने वर्ड बिगिन का इस्तेमाल किया है, इसलिए आंसर आपका क्या होना चाहिए? अर्ली प्रोफेज। तो आप देख रहे हैं बहुत माइन्यूट से कॉन्सेप्ट की वजह से पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें सब आ रहा है, बट जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आती है असली कंफ्यूजन। तो इसीलिए थ्योरी तो आप पढ़िए, ऑब्वियसली समझिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप क्वेश्चन से समझ पाएंगे कि कैसा अप्रोच हमें लगाना है। एंड वाहियात क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा के चक्कर में फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन को कई बार पढ़ो। आप देखो कि कार्नेटोकोर वाला क्वेश्चन 1, 2, 3 बार आया है। सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिपीटिशन। एक ही चीज कई बार पूछी जाती है, बस उसका तरीका बदल जाता है। तो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को कई बार करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम ट्राइंग टू मेक अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर एंड द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये क्वेश्चंस करने के तरीके समझ में आए हों, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।